स्वागतम सुस्वागतम। शब्द सृष्टि भारतीय साहित्य कला और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान तथा के बिरला फाउंडेशन दिल्ली के आयोजित सम्मान प्रदान और प्रकाशन समारोह के लिए आप सभी का दिल से स्वागत है। आप सूर्य बालाजी जिनके लिए व्यास सम्मान 2024 प्रदान हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ उपस्थित हुए और खुशी व्यक्त करते हैं। उसी समय शब्द सृष्टि की ओर से हम सूर्यबाला गौरव विशेषांक का प्रकाशन करने जा रहे हैं तथा लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। आप सभी इसके लिए विशेष आमंत्रित के रूप में आपने स्वीकार किया और यहाँ पधारे, इसलिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और शब्द सृष्टि के बारे में आप सभी जानते हो, फिर भी हमारे मनोहर जी और उसके बारे में थोड़ी बातें बताएंगे। मैं आप सभी का, मान्यवरों का स्वागत करना चाहता हूँ। आज के समारोह के अध्यक्ष हमारे दामोदर खड़से जी हैं, जिनका नाम लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मैं हमारी सूर्यबाला जी को, हमारे शब्द सृष्टि के सचिव आशा रानी जी को विनती करता हूँ कि उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। आज आप विशेष सम्मान दीजिए। आज की कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष मैं चाहूँगा कि आज के उपक्रम कार्यक्रम के अध्यक्ष दामोदर खड़से को हमारे शब्द सृष्टि के संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोहर जी उनको पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। सूर्यबाला गौरव विशेषांक के लिए हमारे प्रख्यात साहित्यिक जो जिनका नाम हिंदी साहित्य में जगत में हमेशा गौरव से लिया जाता है, ऐसे श्री विश्वनाथ सज्जन जी का स्वागत करने का मैं चांस लेता हूँ। हमारे विशेष अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधारी हुई डॉक्टर विमला जी, जिनका हमारे ऊपर बहुत प्यार है, हमेशा स्नेह बना रहा है, और मैं चाहूँगा कि उनको उषा मिश्रा जी पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच डॉक्टर सुरेश मुखर्जी जो दिल्ली से पधारे हुए के बिरला फाउंडेशन के लिए, ठीक है, मैं चाहूँगा कि शब्द सृष्टि की ओर से श्याम सुंदर पांडे जी उनका स्वागत करें। आपका स्वागत। हमारे बीच हमारे सानिध्य में श्री राजकुमार लाल जी है, उनका स्वागत प्राध्यापक मनोहर जी करेंगे। उनसे प्रार्थना है कि उनका स्वागत करें। हमारे शब्द सृष्टि के मुख्य परामर्शदाता डॉक्टर प्रकाश भातवले जी का मैं चाहूँगा कि आशा रानी जी उनको पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। और बहुत पीछे जाके हमेशा देखते हैं, हम सब जानते हैं। हमारे बीच प्रख्यात हिंदी अंग्रेजी तथा इस साहित्य के अनुवादक श्री सेवक नवनीत भैया जी आए हुए हैं। उनसे मैं प्रार्थना करूँगा डॉक्टर मनोहर जी उनको पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। सेवक नगर जी विशेष रूप से पूर्णा से पधारे हैं। इस कार्यक्रम के लिए संचालन करने वाले जो देते हुए डॉक्टर विश्वनाथ पांडे जी, इनका भी बहुत इनाम लिया जाता है। जैसे मैं प्रार्थना करूँ डॉक्टर अनिल गायकवाड़ जी उनको पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। हमारे बीच
और एक अतिथि शब्द सृष्टि के लिए जिन्होंने पहले से काम किया है, इतने विशेषाधिकार है, जिनको हमेशा पर्दे के पीछे रहने वाले लोग माने जाते हैं, ऐसे रविंद्र मारी जी हमारे पीछे। रविंद्र मारी जी आप आइए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। मैं इसी स्वागत समारोह के बाद मैं चाहूँगा कि हमारे मनोहर जी इसका प्रास्ताविक करें। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। आज शब्द सृष्टि पत्रिका का 17वां वर्धापन दिन तथा शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान की सह-संस्थापक और शब्द सृष्टि पत्रिका के संस्थापक संपादक तथा हिंदी की चर्चित लेखिका, कवयित्री, समीक्षक व अनुवादक श्रुतिश्रेष्ठ डॉक्टर विजया जी का 78वां जन्मदिन है। डॉक्टर विजया जी को मेरा वंदन नमन। आज के समारोह की सम्मान मूर्ति आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी, समारोह के अध्यक्ष शब्द सृष्टि के परामर्शदाता माननीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी, समारोह के विशेष प्रमुख अतिथि शब्द सृष्टि के परामर्शदाता आदरणीय श्री विश्वनाथ सरदेव जी और समारोह के होस्ट यजमान व प्रमुख अतिथि के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली के निदेशक माननीय डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी, विशेष अतिथि माननीय सुश्री आर विमला जी IAS, समारोह में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी के जीवन साथी आदरणीय श्री राजकुमार लाल जी व शब्द सृष्टि के प्रमुख परामर्शदाता आदरणीय श्री प्रकाश भाकमलेकर जी, समारोह के संचालक माननीय डॉक्टर उबनाथ पांडे जी तथा शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान के नाशी कार्याध्यक्ष व पत्रिका के समन्वय संपादक माननीय प्राचार्य मुकुंद आंधेड़कर जी, शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान की नाशी मानस सचिव व पत्रिका की कार्यकारी संपादक माननीय सुश्री आशा राणी जी, समारोह के समन्वयक व पत्रिका के डिजिटल संपादक माननीय डॉक्टर अनिल गायकवाड़ जी, समारोह के संयोजक द्वय व पत्रिका के संपादक द्वय माननीय डॉक्टर उषा मिश्र जी व माननीय डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी तथा विशेष रूप से पुणे से पधारे माननीय सेवक नैयर जी, माननीय श्री चंद्रकांत ओंजाळ जी तथा विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी की सुपुत्री सुश्री दिव्यालाल सक्सेना और शब्द सृष्टि व मनोहर मीडिया परिवार के सभी सदस्यगण तथा आप सभी उपस्थित महानुभाव और पत्रकार जनों को मेरा सादर अभिवादन। आज के समारोह में आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी को के बिड़ला फाउंडेशन दिल्ली द्वारा उनके कौन देश के वासी वेणु की डायरी उपन्यास के लिए वर्ष 2024 का व्यास सम्मान प्रदान करना है तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, मराठी, अंग्रेजी त्रिभाषी ई पत्रिका शब्द सृष्टि के डॉक्टर सूर्यबाला गौरव विशेषांक ई पत्रिका है, उसका मुद्रित संस्करण का लोकार्पण होना है। इसके साथ ही डॉक्टर दामोदर खड़से जी द्वारा संपादित सूर्यबाला कहानी समग्र भाग 1 से 3 प्रकाशक अमन प्रकाशन कानपुर का प्रकाशन तथा डॉक्टर पूनम पी से लिखे शोध ग्रंथ सूर्यबाला संवेदनाओं का ज्योतिपुंज का प्रकाशन संपन्न होना है। समारोह की विशेष प्रमुख अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर पुष्पा भारती जी थोड़ी अस्वस्थ होने के कारण वे आज उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कल फोन पर आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी का अभिनंदन व शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए कहा, वे मैं उन तक प्रेषित कर रहा हूं। तथा शब्द सृष्टि के संरक्षक श्रद्धेय डॉक्टर रामजी तिवारी जी, शब्द सृष्टि के परामर्शदाता द्वय आदरणीय डॉक्टर गजानन चौहान जी व आदरणीय श्री प्रकाश अधिकारी जी की ओर से भी आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी का अभिनंदन व शुभकामनाएं। शब्द सृष्टि व मनोहर मीडिया की ओर से आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी का मनस्वी अभिनंदन करते हुए
स्मृतिशय डॉक्टर विजया जी को विनम्र अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आगे की कार्यवाही के लिए समारोह के सूत्र माननीय डॉक्टर भूपनाथ पांडे जी को सौंपता हूं। आदरणीय डॉक्टर भूपनाथ जी। धन्यवाद सर। आज कई किताबों का विमोचन होना है, उसके साथ साथ सूर्यबाला जी जो हम सबकी प्रिय कथाकार हैं, उन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया जाना है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर सूर्यबाला गौरव विशेषांक का लोकार्पण सूर्यबाला जी के ही हाथों, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है कि वे इस अंक का विमोचन करें। एक क्रम गलत हो गया, पहले संपादकीय मनोबत चाहिए, ये ज्यादा ठीक हो गया। पत्रिका हमसे आगे अब संपादक बताएंगे क्या लिखा। अच्छा, ये भी ठीक है। लगभग 300 पृष्ठों की पुस्तिका है ये, शब्द सृष्टि डॉक्टर सूर्यबाला जी पर केंद्रित। इसके अलावा प्रकाश भातंब्रेकर जी पर भी इसी तरह का एक अंक प्रकाशित हुआ था, और मेरे ख्याल से तकरीबन 35 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ शब्द सृष्टि को। जब हमारे प्रोफेसर बांदीवड़ेकर सर थे, शायद वो पहला प्रोग्राम करीना कैंपस में जेपी नायक भवन में था, और विजया जी भी उस समय उपस्थित थी उस आयोजन में। तब से ये 35 वर्षों से लगातार जो शब्द साधना शब्द सृष्टि के द्वारा हो रही है, हम सब तालियों से उसका स्वागत करेंगे। और जैसे कि अभी मनोहर जी ने कहा कि संपादक अपना मनोगत आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने ये संपादन क्यों किया और सूर्यबाला जी के लिए ये अंक क्यों निकाला गया। आइए मैं आशा करती हूँ। नमस्कार, मेरी व शब्द सृष्टि परिवार की ओर से उपस्थित सभी विद्वतजनों को सादर प्रणाम। किसी मनीषी को जानना आसान भी है और दुरूह भी, ऐसा मेरा मानना है। जिंदगी की विविधताओं और जिजीविषा से भरपूर तथा सांस्कृतिक सुगम से ओतप्रोत जिनका सृजन संसार है, ऐसे व्यक्तित्व को जानने का यह गौरव विशेषांक एक नम्र प्रयास है। व्यक्तित्व हैं डॉक्टर सूर्यबाला जी। आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला जी के बिना किसी शोर शराबे प्रचार प्रसार के लगभग 55-60 वर्षों से लेखन में रत हैं। आपने साहित्य की प्रमुख विधा उपन्यास व कहानी तथा व्यंग्य विधा में विपुल मात्रा में साहित्य निर्मित की है। इसमें आपके 6 उपन्यास, 150 से ज़्यादा कहानियाँ तथा 150 से ज़्यादा व्यंग्य लेख सम्मिलित हैं। इसमें आपका बृहत उपन्यास कौन देश का वासी, वेणु की डायरी, यह मील का पत्थर के रूप में स्थापित हुआ है। इस उपन्यास ने आपकी प्रतिष्ठा को औचित्य और सार्थकता ही प्रदान नहीं की, बल्कि आपके गौरव का स्थापित मान भी बढ़ाया है। परिणाम स्वरूप इस उपन्यास को हिंदी साहित्य में विशेष रचनाशीलता को रेखांकित करने वाला व्यास सम्मान 2024 के लिए के बिरला फाउंडेशन ने चुनकर आपके सृजन संसार को सम्मानित किया है। डॉक्टर सूर्यबाला जी की साहित्य यात्रा अविरत शुरू है। वर्ष 2024 के अंत में डॉक्टर दामोदर खड़से संपादित सूर्यबाला कहानी समग्र के 3 खंड प्रकाशित हुए हैं, तो वर्ष 2025 के आरंभ में उनका यादों के शिलालेख यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। ऐसी सार्थक व सक्षम साहित्यकार की रचनाओं पर काफी शोध कार्य भी संपन्न हुआ है। उनके उपन्यासों, कहानियों, व्यंग्यात्मक लेखों का भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। ऐसे व्यक्तित्व उनके कृतित्व पर लेखन सामग्री इकट्ठा करना तथा प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य था। इस विशेषांक में चित्र में सूर्यबाला, उनका रचनात्मक साहित्य, उनके साहित्य का अनुवाद, उनके द्वारा लिखित संस्मरण लेख, उनके द्वारा दिए
लिए साक्षात्कार तथा साहित्य चिंतक के परिवारजन, लेखक, अनुवादक आदि के उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले संस्मरण लेख, विशेष लेख व समीक्षा लेखों के अलावा कुछ विशेष सामग्री भी प्रस्तुत की गई है। वे इस प्रकार है। रचनात्मक साहित्य खंड में 4 स्वलिखित कविताएं, 2 मूल हिंदी कहानी, 2 मराठी में अनुदित कहानी, 2 अंग्रेजी में अनुदित कहानी, 2 मूल व्यंग रचना, 2 व्यंग रचनाओं का मराठी अनुवाद, मूल उपन्यास अंश का मराठी अनुवाद, 7 संस्मरण लेख, 2 साक्षात्कार व 4 संवादकर्ताओं द्वारा उनसे की गई बातचीत तथा संस्मरण और संदर्भ खंड में उन पर लिखे 16 संस्मरण लेख, 3 विशेष लेख, 13 समीक्षा लेख और उनका जीवन वृत्त। तो परिशिष्ट खंड में 1 प्रासंगिक लेख में 2 प्रासंगिक बातचीत का समारोह वृत्तांत। इस विशेषण को सही दिशा व आकार देने में सम आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाला जी, प्रमुख परामर्शदाता आदरणीय श्री प्रकाश भातंब्रेकर जी व मुख्य प्रमुख संपादक प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर जी का विशेष योगदान रहा है। उनके प्रति विशेष आभार संरक्षक शेठियर डॉक्टर रामजी तिवारी जी तथा परामर्शदातागण आदरणीय श्री विश्वनाथ सचदेव जी, डॉक्टर गजानन चौहान जी, प्राचार्य श्री प्रकाश अधिकारी जी व दामोदर खड़से जी, इन सभी का समय समय पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाला जी के परिवारजनों का विशेष रूप से उनके जीवन साथी आदरणीय श्री राजकुमार लाल जी व सुपुत्र श्री अभिलाष लाल जी का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। उनका विशेष आभार। इस विशेषांक के लिए जिन जिनका लेखन कार्य प्राप्त हुआ है उन सभी के प्रति सभी संपादकगण हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। इस विशेषांक को साकार करने में शब्द सृष्टि परिवार के अधिकांश सदस्यों का महत्वपूर्ण सहभाग रहा है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव है। शब्द ग्राफिक्स में मनोहर मीडिया तथा श्री रविंद्र हार्डिक की कला व सज्जा के साथ यह डॉक्टर सूर्यवाला गौरव विशेषांक आपके समक्ष है। आज दुग्ध शर्करा योग है। शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान की सह संस्थापक तथा पत्रिका के संस्थापक संपादक स्मृति श्रेष्ठ डॉक्टर विजया जी का 78वां जन्मदिन है। उन्हें शब्द सृष्टि और शब्द ग्राफिक्स व मनोहर मीडिया परिवार की ओर से विनम्र अभिवादन। डॉक्टर सूर्यवाला गौरव विशेषांक के लोकार्पण के साथ आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाला जी को व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया जा रहा है। इस सम्मान के लिए शब्द सृष्टि और शब्द ग्राफिक व मनोहर मीडिया परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन। एकाध कहानी लिखकर या एकाध रचना लिखने के बाद भी आदमी को लगता है कि मैं साहित्यकारों की पांच में बैठने लायक हो गया हूँ। और अभी आशा रानी जी ने सही कहा कि चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सूर्यबाला जी उतने वर्षों से जितनी मेरी उम्र है लिखती जा रही हैं और किसी तरह का कोई शोर शराबा या इस तरह की जैसे आजकल प्रचार किया जाता है वैसा उन्होंने कभी करने की कोशिश नहीं की। अभी कोई बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि 4:30 बजे के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं अभी भी गृहिणी हूँ। तो जिसको हम गृहिणी कहते हैं वो पन सूर्यबाला जी के व्यक्तित्व में भी है और उनके लेखन में भी है। और वो पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप किसी भारतीय घर के भीतर घुसे हो और उस घर की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलती हैं। सूर्यबाला जी ही जितने विद्वान और लेखक हमारे बीच में सौभाग्य से दामोदर खड़से जी हैं और उन्होंने सूर्यबाला जी की कहानियों का संपादन किया है 3 खंडों में विजयिता नाम से। तो उसका भी उसके द्वितीय संस्करण का ये सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कहानी संग्रह कई खंडों में है तो उसके भी द्वितीय संस्करण निकलते हैं। तो उसका विमोचन अभी होने वाला है। मैं दामोदर खड़से जी से, सूर्यबाला जी से और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन करूंगा कि उस अंक का विमोचन किया जाए। विजयिता इससे आई नहीं है। ये जो होते हैं क्या होता है बाइंडिंग तो हम मान लेते हैं कि उसका विमोचन हो गया क्योंकि वो अभी सूखा नहीं। उसके अलावा सूर्यबाला जी पर एक शोध कार्य हुआ है। डॉक्टर पूनम भिसे जी की किताब है सूर्यबाला संवेदनाओं का ज्योतिपुंज और उपस्थित सभी मान्यवरों से निवेदन है कि उस किताब का विमोचन किया जाए। जी सर।
सलीम भाई इन आयोजनों के साथ जो केंद्रीय आयोजन है वह है व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से सूर्य बालाजी को 2024 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया है और के बिरला फाउंडेशन के डायरेक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी हमारे बीच में हैं। तो मैं चाहूंगा कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। सुरेश ऋतुपर्ण जी। आप बोलेंगे उसके बाद प्रशस्ति पत्र मतलब ये पुरस्कार समारोह शुरू हो गया। सभा में उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज आदरणीय सूर्य बालाजी के व्यास सम्मान अर्पण समारोह में दिल्ली से यहाँ आ गया और ये एक बहुत अजब संयोग है कि ये आयोजन यहाँ हो रहा है और इतनी जल्दी हो रहा है। अपने 34 वर्ष के व्यास सम्मान समारोह में कोई समारोह पुरस्कार की घोषणा होने के 2-3 महीने के अंदर नहीं हुआ। जब पुरस्कार की घोषणा होती है उसके बाद धीरे धीरे चीज पकती है और फिर वो 8-10 महीने के बाद दिल्ली में एक आयोजन होता है। लेकिन अनायास एक दिन मुझे खड़से साहब का फोन मिला कि आप व्यास सम्मान समारोह कब कर रहे हैं। व्यास सम्मान खड़से साहब अगर ऐसा सवाल करें तो हालत वैसी पतली हो जाती है कि क्या हमारा माजरा है, क्या आपको लग रहा है कि नहीं होगा, क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं आप बताइए क्या बात है। कहता है कि हमने उनके ऊपर एक बहुत सुंदर एक शब्द सृष्टि संस्था की तरफ से एक स्मारिका निकाली है या संकलन किया है, हम उसका विमोचन करना चाहते हैं और हम सोच रहे थे आपके कार्यक्रम के अंदर उसका विमोचन करें। तो मैंने कहा आप इसको उलट दीजिए, आप विमोचन करिए, मैं व्यास सम्मान दे देता हूँ उसमें आकर के। तो इस तरह से ये एक सहयोग बना और इसके लिए मैं शब्द सृष्टि परिवार का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान कर दिया कि इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी से आयोजित कर सके। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मैंने कोई संबोधन नहीं दिया, कोई नाम मैं भूल जाऊं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं मनोहर जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये आयोजन की। आशा रानी जी को और श्रीमती आर विमला जी यहाँ पर हैं उनका, हमारे आदरणीय खड़से साहब, विश्वनाथ जी, भूतनाथ जी, सभी लोग यहाँ मौजूद जी और आदरणीय सूर्य बालाजी व्यासी हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और सबके आशीर्वाद का कांक्षी हूँ। व्यास सम्मान आज से 34 वर्ष पहले इसकी स्थापना भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति के बिरला ने अपना एक फाउंडेशन बना करके की थी और उन्होंने नाम दिया के बिरला फाउंडेशन। इस पुरस्कार समारोह में जो पहला व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा, और ये जो एक व्यास सम्मान की बड़ी गरिमामय परंपरा रही है और इसमें अब तक 33 लोगों को पुरस्कार मिल चुका है। 34वां पुरस्कार ये है। उसके कुछ प्रमुख नाम मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, सिर्फ इतना संकेत करने के लिए कि इस पुरस्कार समारोह ये जो सम्मान है इसको किस स्तर पर के बिरला फाउंडेशन ने अब तक संयोजित किया है।
जो पूर्व पुरस्कार विजेता हैं उनके कुछ प्रमुख नाम है: रामविलास शर्मा, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, कैलाश वाजपेयी, केसर कुमार माथुर, रामधनुष मिश्र, नासिरा शर्मा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, पुष्पा भारती जी। ये सभी वो लोग हैं जिनको अब तक व्यास सम्मान दिया जा चुका है। अन्य भी बहुत सारे नाम हैं। उसी क्रम के अंदर आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सूर्यबाला जी के व्यास सम्मान समारोह में उपस्थित हैं। सूर्यबाला जी का नाम सभी लोग जानते हैं और हिंदी का कौन पाठक है जो उनके लेखन से परिचित नहीं है। इनका ये जो उपन्यास है, कौन देश को वास्ता वेणु की है, ये हमारे इधर के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। और जब से हिंदुस्तान से सन 60 के बाद से, जिसको ब्रेन ड्रेन भी कभी कहा गया था, न जाने कितने लोग एक भविष्य उज्ज्वल भविष्य के लिए या उच्चतर पढ़ाई के लिए विदेशों में जाने लगे। एक लंबे समय के बाद अब एक बहुत बड़ा बृहत्तर भारत भी दुनिया भर में फैल चुका है और भारत के माध्यम से। लेकिन हमको ये भी याद रखना होगा कि सन 1835 से जो गिरमिटीय मजदूर के रूप में प्रवासी भारतीय गए थे अपने अपने देशों के अंदर, उनका भी अपनी तरह का संघर्ष रहा। और जब हम सूर्यबाला जी के लेखन का, इस पुस्तक का अगर आकलन करें तो हम अगर उसको भी ध्यान रखें कि अब लड़ाई के कैसे रूप हैं। जब ये हमारे गिरमिटिये वहाँ गए थे तब भी इनके सामने जो संकट था वो था अपनी संस्कृति को बचाने का, अपनी भाषा को बचाने का। और वो निरंतर लगभग 3-4 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, 200 साल लगभग होने को है। और उन्होंने अपने अपने देशों के अंदर अपने अपने तरीके से भारतीय संस्कृति को बचाने की जी जान से कोशिश की है। अब उसके बरक्स अगर हम देखें तो आज यूरोप में, अमेरिका में, लंदन या इन सारी जगहों पर जो भारतीय गए थे, उन लोगों की जो समस्या है वो कुछ उनसे इतर है। वहाँ भारतीयता की रक्षा का सवाल इतना ज्यादा नहीं है जितना कि विजातीय समाज में रहते हुए अपनी पहचान बनाने का जो संकट है वो उनके सामने आता है। और उनके जीवन मूल्य टकराते हैं दूसरी सभ्यता के साथ, दूसरी विचारधारा के साथ। और उनके बीच में जो एक मानवीय संवेदना का विकास होता है, उसके अच्छे भी पक्ष हैं, सकारात्मक व नकारात्मक, उन सबको लेकर के जो एक विशाल फलक के ऊपर सूर्यबाला जी ने इस उपन्यास की संरचना की है, वो अगर मैं कहूँ, हालांकि वो शब्दावली अब लोगों को बहुत अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन कहा जाता है महाकाव्यात्मक उपन्यास। एक एपिकल तरीके का ये नॉवल है जिसके अंदर कई पीढ़ियों का संघर्ष हमारे सामने आता है, संस्कृतियों का संघर्ष सामने आता है। और ये बड़ा सवाल है कि वेयर डू आई बिलोंग। ये एक ऐसा सवाल आ गया है कि जो दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के बच्चे हैं उनके समझ में नहीं आता है कि वो अमेरिकन है या भारतीय है। और जो माँ बाप है उसका कोई उत्तर उसे दे नहीं पाते हैं। और लगातार वो ये महसूस करता है कि मेरे साथ कहीं कोई चीज चल रही है। और दिक्कत एक और भी है कि हम कहीं भी जाएं, कभी भी जाएं, हमारी पहचान पासपोर्ट से नहीं होती है, हमारे और चीजों से भी होती है। आप कहीं भी जाइए तो हमेशा कहेंगे आप भारत से हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर इंडियन। बल्कि जापान में तो वो इंदोजिन बोलते हैं, बल्कि माफ कीजिएगा बीच में आ जाएगा, हिंदू जैन वहाँ पढ़ाने के लिए गई थी। तो एक दिन वो सड़क पे जा रही थी, साड़ी पहनती थी, जा रही थी, तो कुछ लोग वहाँ खड़े खड़े के तो बड़ी चौंकी की मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो उन्होंने आके पूछा कि आप मुझे हिंदू जैन बोल रहे हैं, कह रहे हैं तो उनको लगा कि ये हिंदू जैन है, लेकिन वो कह रहे हैं भारतीय हिंदू, आप भारत की हैं। तो ये जो सारा स्पेक्ट्रम है, तरह तरह के रंगों का इंद्रधनुष जो है, उसको एक कृति में समेट पाना बहुत कठिन काम है, साधना का काम है, जो सूर्यबाला जी ने किया है। और हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि उनके व्यास सम्मान समारोह के अंदर आप सबकी उपस्थिति में अब हम उनको ये सम्मान अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और उसकी जरूरत भी नहीं है। मैं आग्रह करूँगा श्याम जी से जरा हमको मदद करें। और सबसे पहले तुम्हें शॉल दीजिएगा और पहले प्रस्तुति वाले
के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रख्यात लेखिका डॉक्टर सूरीवाला को सन 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए प्रदान करता है। 24 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में जन्मी डॉक्टर सूरीवाला ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए करने के उपरांत पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। लगभग 4.5 दशकों से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली प्रख्यात लेखिका सूरीवाला हिंदी साहित्य जगत की एक सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। आपकी अब तक लगभग 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी, जीवनी, व्यंग्य, संस्मरण और बाल उपन्यास शामिल हैं। उनकी सजायाफ्ता कहानी पर बनी टेलीफिल्म को 2007 का सर्वश्रेष्ठ टेलीफिल्म पुरस्कार दिया गया था। सूरीवाला जी को अब तक प्रियदर्शनी पुरस्कार, व्यंग्यश्री पुरस्कार, हरिशंकर परसाई स्मृति सम्मान, मुंबई का राज्य स्तरीय सम्मान एवं सर्वोच्च शिखर सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सूरीवाला जी की व्यास सम्मान से सम्मानित कृति कौन देश को वासी वेणु की डायरी एक बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित उपन्यास है। उपन्यास की मूल कथा वस्तु एक ऐसे भारतीय युवा की है जो अमेरिका में अपना उज्जवल भविष्य देखता है, लेकिन अमेरिका पहुंचकर वह किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है, इसका अत्यंत यथार्थ और मार्मिक चित्रण लेखिका ने अपनी इस कृति में किया है। विस्तृत कथा वस्तु की कसावट और भाषा शिल्प की मार्मिकता इस कृति को विशिष्ट बनाती है। निसंदेह 2 संस्कृतियों एवं 3 पीढ़ियों की मानसिक अंतर यात्रा और वैचारिक द्वंद्वात्मकता के हृदयग्राही चित्रण ने इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक गरिमा प्रदान कर दी है। फाउंडेशन डॉक्टर सूरीवाला की सुदीर्घ साहित्य साधना की कामना करता है। शोभना भारतीय अध्यक्षा, के बिरला फाउंडेशन, डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण सदस्य सचिव चयन समिति, प्रोफेसर रामजी तिवारी अध्यक्ष चयन समिति। धन्यवाद। सम्मान प्रदान किया जाएगा विश्वनाथ सचदेव जी के हाथ। आप प्रदान करें। विश्व के नाथ में कैसे सूरीवाला जी के लिए तो जरूरी नहीं है, ये लोगों के लिए है कि हम दे रहे हैं। इसमें 4 लाख रुपए का चेक है। हमने कैश इसलिए नहीं दिया कि वो बढ़ जाता है यहीं पर। ड्राफ्ट है, ये बैंक पर जमा करेंगे, पूरा पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ एक जरूरी कागज है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है टैक्स के लिए छूट, क्योंकि नहीं तो उस पुरस्कार की 30% तो सरकार ही ले जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सरल पुनश्च अभिनंदन। परिचय दे दीजिए। सभी को मेरा सादर नमन। सच कहे तो ये मनोहर सर की का बड़प्पन है कि वो मुझे बुलाते रहते हैं अक्सर साहित्यिक गेट टुगेदर्स में, वरना मैं और साहित्य और स्पेसिफिकली यहाँ पर इतने महानुभाव होते हुए मेरा यहाँ बोलना कितना एक स्वयं अच्छी कवयित्री है। एक काव्य संग्रह उनका 2019 में प्रकाशित हुआ, मुझे लगता है दूसरा प्रकाशन के मार्ग पर है। शायद ये अपने माता पिता का और गुरुजनों का आशीर्वाद होता है कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि हमें आशीष मिलते रहें बड़े जनों का। और मैं मानती हूँ कि हाँ, मेरा आना उससे कुछ कम नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगी ऐसे अवसर पर जैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि मन जागो सुबह हुई है, और उसी के मैं सोचती हूँ कि जो मैं यहाँ पर आई हूँ और कुछ अच्छा कार्य कर पाऊँगी। प्रशासन में मैं काम करती हूँ, IAS ऑफिसर हूँ और फिलहाल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो हमने अभी एक महावाचन उत्सव का आयोजन किया हुआ है। जैसे सर कह रहे थे कि लोगों की पढ़ने की क्षमता हो या लिखने की क्षमता हो, इस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज यहाँ इतने सारे राइटर्स हैं, तो शायद कुछ ऐसे आइडिया भी निकले कि हमारे बच्चों को पढ़ने और लिखने की जो इनमें जो कमियां आ रही हैं ड्यू टू सोशल मीडिया हो या कुछ और चीज़ें हों, तो इनका हम कैसे बात करें। ये कोई अगर हम लोग एक आध बार कभी डिस्कशन करें या छोटा सा एक सेमिनार टाइप रखें कि, तो आई बी वेरी हैप्पी कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। और अच्छी किताबें पढ़ना और साहित्य जो हमारे देश में हिंदी ही नहीं अन्य सभी भाषाओं में इतना रिच लिटरेचर और हेरिटेज है, तो ये लोगों तक पहुंच पाए। और ये जो गरिमामयी उत्साह रहता है मनोहर सर में, मैं इनको कम से कम 20 साल से जान रही हूँ और आई हैव नॉट सीन हिम चेंज अ सिंगल टाइम। और ऐसे ही और विजया जी से भी मेरी मुलाकात हुई, मेरा सौभाग्य रहा है। मैं विशेष रूप से के बिरला फाउंडेशन के जो ट्रस्टी हैं ऋतुपर्ण जी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम है कि साहित्यिकों को प्रोत्साहन देना आज के जग में, जबकि इतने सारे अलग अलग प्रकार की चीज़ें चल रही कि साहित्य के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। तो ये पूंजी देने की बात नहीं, पर सराहने की ज़रूर बात है कि हम जो लिखते हैं ये हौसला होना चाहिए कि कोई पढ़े और कोई समझे आज के दौर में। और आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं कोई मनोहर जी की तरफ से और हमारी तरफ से, और मैं सच में बहुत खुश और सौभाग्य कि आज मुझे यहाँ बुलाया। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद विमला जी। शायद 1 जनवरी से 15 जनवरी तक वाचन संस्कृति पर कार्यक्रम भी हुआ पूरे महाराष्ट्र में, और शायद आप ही लोग उसके पीछे रहे होंगे। अब हम सबके प्रिय विश्वनाथ सचदेव जी से निवेदन है कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें। आज की उत्सव मूर्ति आदरणीय जी, अध्यक्ष श्री खड़से जी, आदरणीय मंच और मेरे सामने बैठे आप सब, हम सब के लिए ये गौरव का क्षण है। इस बात पर खुश होने का क्षण है कि हमारे बीच से कोई उठ करके ऐसी जगह पर पहुंचा है जहाँ देखने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है। सूर्यवाला जी, हम आपको बधाई देते हैं इस सम्मान के लिए, इस पुरस्कार के लिए। लेकिन बधाई और पुरस्कार से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगता है उनके प्रति आदर व्यक्त करना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। सूर्यवाला जी उन साहित्यकारों में से हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से पीढ़ियों को, 3-4 पीढ़ियां तो मेरे सामने देखी गई। अगर 5 साल में या 10 साल की पीढ़ी मान ली जाए तब भी 3 पीढ़ियां तो हो चुकी हैं। पीढ़ियों को एक तरह से आइए आ गए प्रसाद जी
ये संयोग नहीं है, मुझे लगता है बहुत क्या कहना चाहिए, इसके पीछे कहीं कुछ गणित जरूर होगा कि ये कार्यक्रम आज हमारे मुंबई शहर में हो रहा है। संयोग तो इस बात का है कि पिछले साल भी ये पुरस्कार मुंबई की एक रचनाकार को मिला था, आदरणीय पुष्पा भारती जी को, और वो कार्यक्रम भी मुंबई में हुआ था। सुरेश जी, हम क्या आभारी हैं कि आप इस तरह के मौके हमें देते रहते हैं और आगे भी देते मित्रों, संकेत उन्होंने ले लिया है, उम्मीद की जानी चाहिए कि संकेत का असर भी होगा। बहरहाल क्षण मेरे लिए खास तौर पर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है इस मुंबई शहर में जिन रचनाकारों को लेकर के हम गर्व का अनुभव करते रहे हैं, उनमें से एक या उनमें सबसे पहली पंक्ति में खड़े होने वालों में से एक आदरणीय सूर्यवाला जी हैं। जिस उपन्यास के लिए ये सम्मान इन्हें दिया गया है उसे आपने महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। मुझे लगता है इससे बड़ी प्रशंसा इस चीज की कोई नहीं हो सकती। महाकाव्यात्मक उपन्यास का मतलब होता है, जैसा उन्होंने समझाया दूसरे जी ने, कि पीढ़ियों की बात है, एक पीढ़ी नहीं है उसमें, लेकिन ये एक ऐसी कृति है, वैसे भी सूर्यवाला की जो भी लिखती हैं वो आदमी पढ़ते रहने का मन करता है। लेकिन जब मैं इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मैं दोहराना चाहता हूँ सूर्यवाला जी इस बात को कि मेरा मन कर रहा था कि जो मैं इस उपन्यास के आखिर में पहुंचता जा रहा था, मुझे लगता था अभी कुछ और चलना चाहिए, अभी कुछ और चलना चाहिए, अभी कुछ और चलना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता था। ये एक किसी भी कृति की ये विशेषता मुझे लगता है पाठक को जो इस तरह से बांध लेती है, उस कृति की मानदंड है इस बात का कि कृति कितनी ऊंचे स्तर की चीज हो सकती है। इस उपन्यास के माध्यम से जिस समस्या को उठाया गया था, जिसे ब्रेन ड्रेन के नाम से हमारे यहाँ कहा गया कि जो काम 60 के दशक में या 70 के दशक में ही शुरू हुआ था बहुत तेजी से, और हमारे यहाँ की प्रतिभाएं, युवा प्रतिभाएं विदेशों में जाकर के अध्ययन करती थी, फिर वहीं जाकर बसना चाहती थी, वो स्थिति आज भी बनी हुई है। आज भी यहाँ का युवा जो है वो अमेरिका में या इंग्लैंड में या किसी और ऑस्ट्रेलिया में जा करके पढ़ना चाहता है ताकि उसका जीवन कुछ और अधिक ऊंचे स्तर पर हो सके। लेकिन ये सिर्फ जेब भरने वाली बात नहीं, आर्थिक स्तर को ऊंचा करने वाली बात नहीं। ये जो पीढ़ियां वहां जाकर के बसी हैं विदेशों में, उनके इस धरती से, उस धरती से जहां उनका जन्म हुआ था या जहां उनके माता पिता का जन्म हुआ था, रिश्ता कैसा होना चाहिए और कैसे बने रहना चाहिए, ये एक सवाल बार बार मन में उठता है। एक संघर्ष सा होता है संस्कृतियों का जो हम देखते हैं जब हम किसी विदेश में बसे हुए किसी भारतीय से उसका अनुभव पूछना चाहते हैं, तो अक्सर वही कहता है कि रह तो रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इस लेकिन का उत्तर देने की एक कोशिश सूर्यवाला ने इस उपन्यास में की है। और मैं समझता हूँ कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि जिसने ये उपन्यास नहीं पढ़ा हो प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा सोच हमको मिलता है जो हमें ये बताता है कि हम अपने आप में जितने भी संकुचित हो लें, हम अपने आप को कितना भी कमजोर महसूस कर लें, लेकिन उतने कमजोर हम हैं नहीं। एक ताकत है हमारे भीतर और वो ताकत उभरनी चाहिए सामने। हमारी अपनी संस्कृति की जो ताकत हमें मिली हुई है, उस ताकत के सहारे हमें अपने आप को सुधारना है। तो मित्रों, एक ऐसे उपन्यास के बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है तब तक सही नहीं होगा जब तक कोई इसको पढ़ न ले। मैं या सुरेश जी कुछ भी कह रहे हैं उसके लिए, लेकिन मेरा निवेदन है इसे पढ़ा जाए। इस उपन्यास की डायरी कहते हैं, वेणु की डायरी। तो इस उपन्यास को पढ़ करके यदि हम कुछ सोचने लायक बन सकें, यदि हम कुछ अपने भीतर इस भाव को जगा सकें, क्या जरूरत थी हमारी कि हम उठ करके यहाँ से अमेरिका 7 समुद्र पार पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर किस तरह के जीवन से संघर्ष करना पड़ता है, किस तरह का जीवन जीना पड़ता है, बाध्य होना पड़ता है, हमारे सोच में किस तरह के अंतर्द्वंद काम करने लगते हैं। ये सारी चीजें इस उपन्यास में एक एक करके खुलती गई हैं। सूर्यवाला जी ने इसको लिखने के लिए बहुत मेहनत की होगी, मैं मानता हूँ। बार बार वो अमेरिका जाती रही हैं और बार बार अमेरिका जाकर के कुछ न कुछ ऐसा लाती रही हैं जो हमको झकझोर करके रख दे।
कि हम जिस को मतलब महान चीज़ मानते हैं वो कितनी खोखली महान चीज़ है। वो सभ्यता जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो हमारी अपनी सभ्यता की दृष्टि से कितनी खोखली सिद्ध होती है, कितनी कमज़ोर सिद्ध होती है। तो आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी प्रिय लेखिका का सम्मान कर सकें, उनके गौरव के साथ अपने आप को जोड़ सकें। हमें खुशी होती है इस बात की। पहला उपन्यास जब आपका छपा था ट्रिब्यून में, मेरे संधिपत्र अदालत में, तब से हम आपको पढ़ते चले आ रहे हैं। ये 60s की बात है, मतलब 60 साल 75-76 की बात है, 40-50 साल हो चुके इस बात में। और तब से हम ये समझ रहे हैं, और ये संयोग की बात है, बड़ी मतलब हैरानी भी होती है कि किस तरह से एक लेखिका हिंदुस्तान में जो अपना परिवार भी पाल रही है, वो किस तरह 50 कृतियों की से लेखिका हो सकती है। 50 से अधिक रचनाएं, किताबें आपकी छप चुकी हैं। हैरानी होती है देख करके। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे ये पता है कि सूर्यबाला जी ने अपने परिवार की कीमत पर ये सारी रचनाएं नहीं की है। उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को वही स्थान दिया, और उसके लिए भावलाल साहब आपको भी बधाई मिलनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री हुआ करती है, वैसे ही हर सूर्यबाला के पीछे कोई लाल हुआ करता है। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक मौका दिया है, अभी भी देते रहते हैं कि कुछ कर सको। और इस बात का तो मतलब आश्चर्य होता है कि सूर्यबाला जी अपने सारे पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हुए इस तरह इतनी सघनता के साथ इस तरह इतनी कृतियों को हमारे सामने ला सकी हैं। सूर्यबाला जी, हम आश्चर्यचकित भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि आप ऐसा कर रही हैं। आप आगे भी इसी तरह करती रहें, लिखती रहें, हम लोगों को पढ़ने के लिए, सोचने के लिए मसाला देती रहें। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हम सभी को उत्सुकता होगी कि आखिर सूर्यबाला जी खुद क्या सोचती हैं अपने लेखन के बारे में और इस सम्मान के बारे में। हम उन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे। आप यहाँ आएंगी या कि वहाँ पे? विश्वनाथ जी, मैं भी थोड़ा प्रोटोकॉल इधर उधर कर रही हूँ। मुझे मालूम है दामोदर जी छोटे ही रहेंगे, तो अध्यक्ष बन जाए तो क्या होता है, इसलिए कुर्सियाँ भी बदलेंगी। तो आदरणीय विश्वनाथ जी, दामोदर खड़से जी और के बिरला फाउंडेशन के निदेशक, मेरे छोटे भाई की तरह सुरेश त्रिकोण जी, साथ ही अभी आप आई, क्षमा करिएगा मुझे आपका नाम नहीं ध्यान आ रहा है जी, आप और मुकुंद आंधलकर जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पूरे आयोजन के का संचालन खूबनाथ पांडे जी कह रहे हैं, जो कि बहुत यशस्वी और एक कवि के रूप में इतना संजीदा कवि इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, जो बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा कह दिया करता है। और आपने भी देखा है कि उनके 2 शब्दों में, और सबसे बढ़कर इस पूरे आयोजन के अतिथि हमारे आज के आयोजनकर्ता, शब्द सृष्टि प्रतिष्ठान के संरक्षक और शब्द सृष्टि द्विभाषी पत्रिका, त्रिभाषी पत्रिका के संपादक और बहुत कुछ इससे बहुत ज़्यादा करने वाले मनोहर जी और उनकी उतनी ही विदुषी पत्नी आशा जी, आप सभी लोग, और यहाँ पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक, यहाँ मेरा परिवार भी बैठा हुआ है। और मेरा परिवार बहुत छोटा तो है ही नहीं, ये जो कहते हैं ना, ये तो बहुत संयुक्त परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है और सिमटने में नहीं आता इतना। और ये मैं खाली विनम्रतावश नहीं कर रही हूँ। और इस शहर में पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने लोग भी बैठे हैं, उसमें थोड़े से तो मेरे पाठक जरूर हैं। और इस वहाँ से हाथ उठा रहे हैं लोग, शीतला जी यहाँ बैठे हुए हैं और उषा मिश्रा जी बैठी हैं, प्रदीप जी इस शहर के का आईना है, प्रदीप चंद्र फोटोग्राफर जिनको हर कोई जानता है। और लोग इनसे पूछते हैं भाई तुम मेरी इनकी फोटो क्यों ले रहे हो, वो कहते हैं कि भाई मेरी बुआ है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं बुआ नहीं होती तो पता नहीं लेते कि नहीं लेते।
और यहाँ पे बलविश जी बैठे हैं, श्याम सुंदर दुबे जी बैठे हैं, और बहुत रीता बहादुरी जी बैठी हैं, पीछे सविता मनचंदा जी बैठी हैं, बहुत से लोग, मेरी बेटी भी बैठी है और मेरे पति भी बैठे हैं। कहा गया है पुराने रूप से, क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही है कि पति ना होते तो मैं कैसे लिखती, और पति ना होते तो मैं किस पर लिखती। आप लोगों नहीं मालूम है, मैंने अपना एक व्यंग्य संग्रह भी और मैंने अपना एक उपन्यास भी, रेणु की डायरी भी पति को ही समर्पित किया है। परिवार में चौका चूल्हा करूंगी तो और कहाँ से किसको समर्पित करना, क्योंकि पति ना होते तो मैं कैसे लिखती, क्योंकि नाश्ता खाना तो मुझे पति ही देता है। ये चेक तो आज दे गए हैं मुझे जितुपर्ण जी, और उनके वजन हो तो पारा, और पति न होते तो मैं किस पर व्यंग्य करती, क्योंकि पति के माध्यम से मैंने पूरे पुरुष समाज को अपने व्यंग्य की परिधि में लिया है। और लोगों का कहना है कि सूर्यबाला जी अपना सारा व्यंग्य, अपने सारा स्त्री विमर्श व्यंग्य के माध्यम से कर देती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बिरला फॉर्म, पहले तो मैंने जो कहा कि पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक जितने लोग बैठे हैं, इस शहर के बाशिंदे, मैं इस शहर की मिट्टी को अपने सिर से लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं इस शहर में आई तो मैं घुटनों पर चलने वाली लेखिका थी, 2.5 वर्ष की लेखिका थी, क्योंकि 72 में मेरी पहली कहानी कमलेश्वर जी ने छापी थी। उस समय मैं अलीगढ़ में थी, और यहाँ पर मैं 75 अक्टूबर 75 में मैं 50 साल पूरे करूँगी यहाँ अपने मुंबई आने के। तो इतने वर्षों तक जो लोग हमेशा मुझे अपने सराहों पर लिए रहे, मुझे पढ़ते सराहते रहे, और अगर वो लोग नहीं होते तो मैं इतना ना लिख पाती। घर तो रहता ही, लोगों ने पूछा कि आप घर के अंदर रह करके भी कैसे बाहर का लिख लेती हैं, तो मैंने कहा कि घर में रहने का मतलब घरेलू होना नहीं है। तो बावजूद इसके विश्वनाथ जी ने तो इतना सारा कर दिया कि जैसे मुझे लगा कि 3-4 सूर्यबालाओं पर बोल रहे हैं विश्वनाथ जी एक साथ। आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुझे लिखने के बहुत वर्षों बाद, 15-20 वर्षों बाद, जबकि मेरे 3-4 उपन्यास आ चुके थे, बहुत सारी कहानियां, पहला पुरस्कार मुझे विश्वनाथ जी के ही माध्यम से मिला। ये मुझे बहुत बाद में पता चला। इस पुरस्कार की नींव इन्होंने डाली, मैं आपको बता दूं। विश्वनाथ जी हमारी कमेटी के मेंबर थे आज से 5 साल पहले, जिन्होंने आपका नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसमें चीजें चलते 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 मंथन होकर के आया, तो दूसरे प्रस्तावक जो थे वो श्याम सुंदर पांडे थे। हाँ, और पांडे जी मुझसे कुछ कहते पूछते रहते थे, मैं दे देती थी, और कभी भी उन्होंने कहा नहीं ना, कभी उन्होंने जब लाया किसी बात के लिए, मिलने के बाद भी, वरना मैंने देखा है कि जो लोग कहते रहते हैं बाद में कि हमने दिलाया, सचमुच लोगों ने दिलाया है, ये तो मैं मानूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे मैडम ये तो आपको 10 साल पहले मिल जाना चाहिए था। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ कि आज भी न मिलता तो, और हम लेखक, मैं नहीं, हम सब लेखक कभी पुरस्कार के लिए नहीं लिखते हैं। और पुरस्कार मिलने से आप तो स्वयं इतने संवेदनशील कवि हैं, जितुपर्ण जी बहुत संवेदनशील कवि हैं, हिंदी जगत के संपादक हैं, सिर्फ बिरला फाउंडेशन के निर्देशक नहीं हैं। और इनकी पत्रिका जब आती है तो मैं सबसे पहले पीछे उलट करके पिछले पृष्ठ पर छपी इनकी कविता पढ़ती हूँ, और कभी कभी इनको फोन भी कर देती हूँ, इतनी अच्छी कविता मुझे लगती है। तो मैं कहना खाली ये चाहती हूँ कि कोई पुरस्कार हमें वो खुशी नहीं देता है तो 1-2 मिनट की। हाँ, के बिरला फाउंडेशन के से मुझे ये खुशी बहुत मिली है। ये भी बता दूं क्यों, कि जब आजीवन योगदान पर मिलता है तब तो ठीक है, लेकिन जब हमारी किसी पुस्तक का नाम, मेरे इस उपन्यास का नाम हर उस जगह पहुंचा जहाँ जहाँ ये खबर पहुंची, जहाँ जहाँ ये समाचार प्रकाशित हुआ के बिरला फाउंडेशन का, वहाँ वहाँ मेरी कृति का नाम भी, रेणु की डायरी भी प्रकाशित हुआ। तो आप अवश्य बिरला फाउंडेशन से कहिएगा कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझसे ज़्यादा मेरी कृति को ये सम्मान दिया। तो किसी रचनाकार के लिए सबसे बड़ी
तो खुशी यही होती है। पहली खुशी तो ये होती है, मैं सारे नए लेखकों से बार बार ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इतना अच्छा जब हम कुछ एक अच्छी रचना कर लेते हैं, वो एक छोटी कहानी, एक छोटी कविता या एक उपन्यास, तो वो उस खुशी की, उस अनिवर्चनीय आनंद की, उस दिव्य आनंद की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता, ना कोई बराबरी कर सकता है, कोई पुरस्कार नहीं। और दूसरा पुरस्कार हमें तब मिलता है जब कोई विश्वनाथ सचदेव ऐसा पाठक उसको पढ़ता है। उससे जो कुछ विश्वनाथ ने अभी कहा, मुझे लगा कि सचमुच क्या मैं इतना ऐसा कुछ लिख गई हूँ, लेकिन नहीं। मैंने हमेशा कहा है कि कालजयी हम लिखते नहीं हैं, महाकाव्य हम लिखते नहीं हैं, महाकाव्य उसे हमारे पाठक बनाते हैं। जब पाठकों तक हमारी चीज गुजरती है और पाठक उसको वो स्वीकार होती, वो सराहना देता है, तब कोई कृति कालजयी बनती। इसी तरह की खुशी मुझे तब मिली थी जब अभी से करीब 3-4 वर्षों पहले पाखी एक अच्छी पत्रिका है दिल्ली से प्रकाशित होने वाली, और पाखी ने मैंने देखा कि एक नया स्तंभ प्रकाशन शुरू किया है अपनी पत्रिका में, कालजयी कृतियों का पुनर्पाठ। तो मैंने जब देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कालजयी कृतियों के पुनर्पाठ में पहली कृति के रूप में उन्होंने मेरे संधिपत्र कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जो कहते हैं गृहिणी लेखिका, घर में रहकर लिखने वाली, और उसके 43 वर्ष पहले प्रकाशित उपन्यास जिसके प्रति उसकी लेखिका ही उदासीन हुई, उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उपन्यास का संस्करण समाप्त हुआ, कब प्रकाशक मान रहा है, और वो उसे कालजयी कृति कहा जा रहा है। तो कैसे हुई वो कालजयी कृति? उसके पाठकों ने बनाया, उसके पाठकों ने। तो हम अपने लिए लिखें और अपने पाठकों के लिए लिखें। जब हम अपनी कृति कभी प्रकाशन के लिए लें तो अपने पाठकों के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, लेखक बड़े गर्व से कहते हैं हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमें पाठकों की फिक्र नहीं। इधर एक बड़े चर्चित लेखक ने कहा, तब मुझे मैं पाठकों को नहीं जानता, मुझे तो लगता है कि पाठक न हो तो फिर हम कहाँ हैं? अगर भक्त न हो तो भगवान कहाँ है? भगवान की अवधारणा जो है, भगवान तो भक्तों की ही अवधारणा है। तो इसलिए मैं बार बार के वेला फाउंडेशन के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जैसे आभार प्रकट करती हूँ। और आज जो कुछ मनोहर दंपति ने किया, मनोहर दंपति के बारे में तो मैं आप लोगों को कहूँ कि हम हिंदी, मतलब खैर हिंदी, मराठी, वो तो और इंग्लिश भी, वो 3 भाषाओं की पत्रिका निकालते हैं। आपने देखा कि कितनी दबीज पत्रिका उन्होंने मेरे ऊपर तो निकाली, अभी खड़से जी पर, उसके पहले प्रकाश प्रातंबेकर जी पर, मतलब अहर्निश सेवा में ये अच्छा, और ऊब के परेशान हो के ज्यादा काम का दिखा के ना, सतत उत्साह, सतत ऊर्जा, इतने ऊर्जावान, इतने उत्साही, बस ये कल कर लूंगा, और निश्चय है हमेशा पॉजिटिव, ये कल हो जाएगा, ये उस दिन उनको बुलाए, ये हो जाएगा। सारा काम उनका होता रहता है, हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी से भी ले रहे हैं, ये नहीं हो पाए, ठीक है इसका मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा, सब कुछ। और आशा तो उनके साथ साथ उनकी संरक्षिका भी है, और इतना कुछ देख लेती हैं, इतना कुछ कर ले जाती हैं। अभी आपने सुना उनको। अब जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था मैंने नहीं किया, मेरी इस कहानी, इस उपन्यास के लिए, इस उपन्यास की कहानी के लिए, और मेरे आराध्य रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने लिखा है रामचरितमानस में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में कभी नहीं देखा मैंने रामचरितमानस को, मैंने हमेशा उसे एक साहित्य कृति के रूप में देखा। और ये भी माना कि जो कुछ मानस देता है हमें, राजनीति के दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से, रिश्तों की दृष्टि से, वो सब आज तक कोई कृति दे नहीं पाई है, क्योंकि एक तो वो भारतीय संस्कृति जो विश्वनाथ की उसकी उपज है उसकी, और जो कुछ गोस्वामी जी ने दिया उसको नाना पुराण निगमानम सम्मति, सारे वेद पुराण संहिताओं के सार के बाद जो उन्होंने लोक भाषा में दिया है, उसमें सबसे अच्छी चौपाई ये है कि कीरत की ध्वनि थी, भू
भली सोई सुरसरी सब का हित हुई। तो कीर्ति यश प्रतिष्ठा और लेखन, उन्होंने सरस्वती और विनायक की तो आराधना की है, लेकिन उसके बाद ये है ये कृति वही अच्छी है जो कि सुरसरी के समान गंगा की तरह सबका हित कर, जो एक गंगा यहाँ भी बैठे हैं जो बहुत हित करते हैं। और वो मैंने कहा कि वो वीर शीर विवेक हम लोगों के सामने करते हैं। काश हर भाषा में एक गंगा होता है। मैं होता कह रही हूँ, इसलिए व्याकरण मुझे आती है। वो ये समय जो कि वैसे तो गंगा इस समय उसकी है, तो मैं इस अंत में फिर से अपने जो मैंने कहा कि गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है, मुझे सबसे पहले जिसकी वंदना करनी थी अपने पिता की, अपनी माँ, अपनी जीजी की। अब सब लोग हमारी जीजी से भी परिचित होंगे जो मुझे इतने सारी कहानियाँ सुनाती थी। प्रदीप जानते हैं, और मेरे दोनों कुटुंबों की, जिसके लिए मैंने लिखा है कि अपने अपने गौरवमंती के उसमें मैंने लिखा है कि अपने उस भरे पूरे कुटुंब को जहाँ सब देकर पाते हैं, जहाँ सब देकर पाते हैं, ज्यादा लेने से कतराते हैं। मायके ससुराल की दो जोड़ी माता पिताओं की ये संगतियां अजूबी हैं, एक दूसरे को देने लुटाने में ही खुशी से मरी जाती। हमारे शब्द सृष्टि के मुख्य परामर्शदाता है आदरणीय श्री प्रकाश भातम्बरेकर जी। सूर्यबाला जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे प्रतिभा सूर्यबाला जी की हिंदी कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है सेवक नैयर जी ने। मैं उनको भी व्रत भेंट करना चाहता हूँ। सूर्यबाला जी से निवेदन करता हूँ। इसके बाद सुश्री ज्योति कपिले जी को मैं निवेदन करता हूँ कि वे आगे आए। परिवारजन है तो उनको मैं विमला जी से अनुरोध करूंगा कि वे उनको प्रतिष्ठित करें। आदरणीय श्री राजकुमार लाल जी, फिर सुपुत्री दिया लाल जी, विशेषांक के लेखक भी है और संपादक भी है। तो संपादक जो है कुछ उनके दिमाग में है, आपसे बात की है, निम्बाड़कर जी से बात हुई है, बाद में बात करेंगे। तो संयोगवश महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष और मेरे मित्र डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, इनको भी प्रतिभूत करना चाहूंगा। और
आप वहीं रुकिए जरा। और एक जानकारी मैं देना चाहूंगा, जहाँ आज डॉक्टर विजय जी का 78वां जन्मदिन है। ये तो त्रिभाषी पत्रिका है, लेकिन अनुवाद पर कुछ होना चाहिए। यह मुझे बहुत शुरू से आदरणीय श्री विश्वनाथ जी कहते थे, उसी को ध्यान में रखकर 2 साल पहले डॉक्टर विजया स्मृति अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई और उसका प्रथम प्रवेशांक जागतिक अनुवाद दिन 30 सितंबर को हुआ है। उस समय अनुवाद सृष्टि नाम की पत्रिका भी शुरू की है। उसका डॉक्टर गजानन चौहान विशेष है। एक अनुवादक हम ले रहे हैं, अगली बार डॉक्टर रामजी तिवारी जी हैं। तो यह भी पत्रिका एक रत्न है, उनको देने के लिए नहीं उनको नहीं विश्वनाथ जी को जरूरत है। और विशेष अभी जो विशेष अतिथि IAS आर बिरला जी हैं, मैं खुद को गौरवान्वित समझता हूँ। ऐसी छात्राएं जब गुरु को मिलती है तो खुद को गौरवान्वित समझते हैं। और उनकी एक कविता इसमें है, महापुरुष लिखी, उसका हिंदी में है और अनुवाद भी है मराठी में। तो ये पत्रिका उनको भी मैं भेज स्वरूप देना चाहूँ। करसी जी, करसी जी एक लोकप्रिय पत्रिका के संपादक है, तो के बिड़ला के तो निदेशक है, लेकिन पत्रिका के भी संपादक है, अच्छे कवि है। अभी उन्हीं के से मुझे लगता है 45 साल पहले उससे बिछड़ चुके थे एक मित्र, उनका नंबर इनसे मिला है, उससे मुलाकात कर गया 45 साल पहले। तो वे एक संपादक है, तो उनको भी ये पत्रिका में भेज देना चाहूंगा। अच्छा, भेज दे दो। आदरणीय डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी अपनी 2 पुस्तकें आदरणीय डॉक्टर सूर्यवाला भेज स्वरूप देना चाहते हैं। मैं सूर्यवाला जी को अनुरोध करूंगा कि वे स्वीकार करें और आप अपने करकमलों द्वारा दीजिए। दो पुस्तकें हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में बता दूं। एक मेरी पुस्तक का शीर्षक है कल जब मैं नहीं रहूंगा। कोरोना काल में जब हम लोगों को लगा कि अब सब समाप्त होने वाला है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इतनी मेरी जो फोटोग्राफी है 50 साल की और इतनी मेरी कविताएं हैं, ये सब का होगा क्या? कल जब मैं नहीं रहूंगा क्या होगा, ये सवाल था। तो जब बिल्कुल लॉकडाउन था, उस दिनों मैंने अपने फोटोग्राफ्स को निकालना शुरू किया। इतने डब्बे पड़े थे। प्रदीप जी मेरे 50 साल पुराने बेटे और इन्होंने तो इतने फोटो खींचे हुए कि मेरे पास हो सकते हैं। तो मैंने फिर जब छाटना शुरू किया तो मुझे लगा कि बहुत सारी ट्रांसपेरेंसीज का संदर्भ मेरी कविताओं से जुड़ रहा है अनायास तरीके से। सामान्य तो ये होता है कि फोटो खींचा, कविता लिख ली। इसमें ऐसा नहीं है। और ये पुस्तक फिर बनकर के सामने आई। ये एक चित्र में आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे एक चित्र है और इसके साथ एक कविता है। कविता 1966 में लिखी गई और चित्र 2015 में खींचा गया। तो ये इस तरह से ये 50 चित्रों की और 50 कविताओं की एक जुगलबंदी है। कल जब मैं और इसकी दूसरी बात ये कि जब ये कृति इन्होंने देखी इसकी कमी, तो कैसे साहब बोले कि इसका मराठी में अनुवाद होना चाहिए।
एक हमारे उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं चंद्रभान दयाल, उन्होंने देखा तो उनका उर्दू में होना चाहिए। एक पंजाबी की लेखिका वनीता रवेल सिंह जी, उन्होंने कहा कि पंजाबी में होना चाहिए। तो वो तीनों भाषाओं में इसके अनुवाद भी इसके साथ छपे हैं। लेकिन इसको संकेत किया था सूर्यबाला जी की पाठक तक वो चीज नहीं पहुंच पाती। हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका मराठी अनुवाद डॉक्टर विधान चौहान जी ने किया है और भुंजा जी को मैं अनुरोध करूंगा, जब हमारी वो सभा होगी उनको मैंने आश्वस्त किया है कि उस सभा में जो मराठी लेखक कवि जो भी हमारे उनको हम भेंट स्वरूप देंगे। मैंने आपका समय ले लिया क्या और के लिए डॉक्टर दामोदर खड़से। आज के इस कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति डॉक्टर सूर्यबाला जी, विश्वनाथ जी, इनका सानिध्य हमको हमेशा मिलता रहा है। दिल्ली से यहाँ पहुंचे सुरेश ऋतुपर्ण जी, पुस्तक का नाम जरूर है, कल जब मैं नहीं रहूंगा पर आज नहीं, आगे भी रहेंगे। और जब पुणे विश्वविद्यालय में इसका विमोचन हुआ था और ये पुस्तक जब वहाँ विमोचित हुई तो सबसे ज्यादा जो भावुक हुई थी वो आपकी पत्नी थी। और हम सब भी ऐसा सोच रहे थे कि आपने ऐसा, इसीलिए शायद कोरोना भी चुपचाप चला गया बिना कुछ हुए। आज विशेष रूप से यहाँ वनिता जी उपस्थित हैं, अंदरकर जी, भूपनाथ पांडे जी, मनोहर जी ने अभी बात अपनी कही। आपने मेरा समय बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि मैं मानकर चलता हूँ कि जो समय निर्धारित है वहां तक मैं पहुंच सकूंगा। आशा जी और सामने उपस्थित सभी मित्रों, विशेष रूप से राजकुमार लाल जी। अधिकांश बातें तो आज पूरी सिलसिलेवार रूप में हुई हैं और सूर्यबाला जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में, विशेष रूप से उस उपन्यास के बारे में जिसकी चर्चा अभी हुई है, मुझे याद पड़ता है लगभग 6-7 साल पहले जब इसका विमोचन इंडियन मर्चेंट्स ऑफ चेंबर में हुआ था, उस समय भी आने का अवसर मुझे मिला। और वो पहली पुस्तक ऐसी थी जिसने विदेशी भारत से जो लोग प्रवासी के रूप में गए और उन्होंने किस प्रकार की सारी विसंगत स्थितियों से सामना भी कर रहे हैं। तमाम पीढ़ी जो पहले संघर्ष करके वहां पहुंचती है, दूसरी पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है और तीसरी पीढ़ी किस प्रकार सांस्कृतिक विमर्श को लेकर एक चक्रव्यूह में घिर जाती है और दो संस्कृतियों के बीच किस प्रकार संघर्ष होता है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने इस पुस्तक में, इस उपन्यास में दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका दुनिया की एक राजधानी है, आर्थिक राजधानी के रूप में। हम सब लोग जो भारत में रहते हैं, अधिकांश लोग जाने की इच्छा रखते हैं वहां पर। जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पहली पीढ़ी ने तो बहुत संघर्ष किया, संस्कृति का जतन किया, जैसा कि ऋतुपर्ण जी ने कहा। दूसरी पीढ़ी और आगे बढ़ने की कोशिश करती है और तीसरी पीढ़ी में जिस प्रकार का सांस्कृतिक संघर्ष शुरू होता है वो बहुत अच्छी तरह से वेणु की डायरी में सामने आया है। तो आज यदि उसको इस प्रकार का पुरस्कार, सम्मान, अलंकरण दिया जा रहा है तो मुझे लगता है कि उस प्रकार के लेखन को हम सबको पढ़ना चाहिए। हमारी निगाहें अमेरिका की ओर होती हैं, लेकिन उसकी अंतर कथा जो है, भीतरी कथा जो है, वो हमको इस पुस्तक से मालूम पड़ती है। आज सूर्यबाला जी की कहानियों के बारे में भी थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा। विमर्श के बारे में हमेशा वो कहती रही हैं कि अलग से स्त्री विमर्श की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की कहानियां हैं उनकी, उसमें कहीं भी मुझे कोई खलनायक दिखाई नहीं देता।
बल्कि स्थितियां खलनायक होती हैं, और उन स्थितियों से जूझते हुए जो पात्र सामने उभर कर आते हैं वो गौरव गुणवंती की तरह वो सामने उपस्थित होते हैं। तो ये जो विशेषता मुझे लगती है कि बिना किसी लाग लपेट के सात्विक ढंग से उन्होंने चरित्र निर्माण पात्रों का वो करती हैं, वो अपने आप में एक सामाजिक उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है। उम्र के यदि मैं गलत नहीं हूँ 24वें साल से लिखना आपने शुरू किया और 122 कहानियां मैं देख पाया, शायद उसके आगे भी आपकी कई कहानियां बढ़ी होंगी, और 3 खंडों में समूचा जीवन भारत का, भारतीय परिवार का और हम सब लोगों के पात्र कहीं न कहीं इन कहानियों में हमें दिखाई देते हैं। ये इसकी खूबी है। पूरी तरह से कई स्त्रियां लेखन में इधर आ रही हैं, आई हैं। अधिकांश में जिस प्रकार का बोल्डनेस दिखाकर चौंकाने वाली बातें लिखी जाती हैं, इस तरह की कोई बात आपकी कहानी में न होकर भी आप समाज की उस बात को आगे लाने में पूरी तरह यशस्वी रही हैं जो बोल्ड लेखन के माध्यम से भी नहीं हो पाता। और ऐसी कुछ कहानियां यहाँ बैठे हैं सेवक नैयर जी, उन्होंने अंग्रेजी में की हैं, मराठी में कई उपन्यास और कई कहानियां मराठी में भी अनुदित होकर आई हैं। तमाम भारतीय भाषाओं में आपका साहित्य आता रहा है। आज इस प्रसंग पर मनोहर जी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया, सचमुच सूर्यबाला जी की तरह मुझे भी उनके काम को देखकर बड़ी हैरत होती है। वो अक्सर 2-3 महीने में मनोहर जी और आशा जी पुनः आते हैं और जितने भी इस प्रकार के प्रकाशन हैं उनको लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं करते हैं, कई कल्पनाएं उनके मन में होती है, कई योजनाएं वो वास्तव में ये सारी योजनाएं शीतला प्रसाद दुबे जी की ओर से हिंदी अकादमी के माध्यम से और आगे आएंगी निश्चित रूप से, लेकिन वो जिस प्रकार का परिश्रम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय मुझे लगता है। और इस समारोह को भी और विशेषांक को भी उन्होंने जो आकार दिया है वो अपने आप में मुझे लगता है हम सब की उपलब्धि है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय सूर्यबाला जी को फिर एक बार बधाइयाँ विनम्रता पूर्वक प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त और अब डॉक्टर उषा विश्वविद्यालय आभार प्रकट करेंगे सब। सभी को नमस्कार। हम सब जानते हैं कि एक महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक भी कह लीजिए ब्रैकेट में, इसे मैंने ब्रैकेट कर दिया, किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती। और एक जहाँ पर जन सैलाब होता है, भावनाओं का जन सैलाब भी है, एक छोटा सा कुंभ यहाँ पर भी चल रहा है जिसे शब्द सृष्टि के माध्यम से और के.के. बिरला फाउंडेशन के माध्यम से है। यहाँ जन सैलाब तो इसके हॉल के अनुरूप है, लेकिन उस जन के अंदर जो भावों और विचारों का सैलाब, जो समावेशी सैलाब है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वहाँ से होता है। तो मैं आभार प्रदर्शन के लिए यहाँ हूँ। ये एक प्रक्रिया है, किसी कार्यक्रम की अंतिम प्रक्रिया। हम किसी ने जितना काम किया है उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मैं सबसे पहले इस गौरव से सम्मानित, गौरवान्वित, हम सब की बहुत प्रिय लेखिका मैडम जी आपका आभार करती हूँ कि आपने इतने सारे एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से, एक ऐसे परिवेश से हम जैसे पाठकों को परिचित कराया है। तो आपका बहुत बहुत आभार और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप इसी तरह से और भी लिखती चले। सर ने अभी गिनाया है, मुझे लगता है उस गिनती के और आगे आंकड़ा जाना चाहिए। अब आदरणीय खड़से जी, वरिष्ठ पत्रकार और रचनाकार, मुझे लगता है मुंबई और पुणे इनके लिए बहुत नज़दीक हो जाता है जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, सर उपस्थित हो जाते हैं। आपके प्रति विशेष आभार।
अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए के बिरला फाउंडेशन का विशेष आभार कि उन्होंने दिल्ली से मुंबई को इस तरह से गौरव प्रदान किया और मुंबई में आकर के इनका सम्मान किया। और मैं तो बहुत छोटी हूँ इस मामले में कहने के लिए कि तीसरा और आगे के लिए भी सोचते रहिएगा। यानी मुंबई जैसे महानगर में जहाँ इतने व्यस्त लोग जीवन जीते हैं, अगर इस तरह की रचनाएं हो रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। और के बिरला फाउंडेशन सम्मानित कर रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मैं कहीं उस नंबर में भूल ले जाऊं, प्रशस्ति वाचन के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी का विशेष आभार। सर की छात्रा के रूप में कहूँ, मैं IAS ऑफिसर के रूप में कहूँ आपका, क्योंकि वहाँ से शुरू होकर के IAS ऑफिसर होकर के भी मुझे लगता है आपकी रचना मराठी में है, हिंदी में मैडम? हिंदी में है, जो हम नहीं पढ़े। यानी इस महानगर के व्यस्त जीवन में भी जिस पद को सुशोभित कर रही उसमें और व्यस्तता है, बावजूद अगर रचनाकार उसमें जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है पूर्णा जी को बहुत बहुत संचालन के बहुत आभार। अरे सर सॉरी सर नहीं, मैं आपका नाम भूल गई, मुझे मैंने कहा। और यहाँ पर जो हैं शीतला जी से लेकर के सुदीप जी, मैं लिखी तो हूँ नाम कहीं भूल न जाऊँ, प्रदीप जी, लाल सर, श्याम सुंदर जी, विमल मिश्र सर, रीटा जी, दिव्या जी, गंगा शरण जी, चंद्रकांत जी, पहली पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति के बीच में जिनको मैं भूल रही हूँ उनको विशेष आभार, क्योंकि अगर वो न होते तो शायद ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं होता। एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इसी तरह से साहित्यिक जो कार्य होते हैं वो फलते फूलते हैं। और बहुत शब्द सृष्टि परिवार को भी मैं व्यक्तिगत रूप से आभार देती हूँ। मैं भी इसमें परिवार हूँ, इसीलिए अलग अलग से लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति से ये आयोजन यहीं पर समाप्त होता है। जलपान किए बगैर आप लोग न जाइएगा।